ईरान को लेकर के G7 का बयान सामने आया है। G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये कहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। G7 की बैठक में तमाम देशों ने कहा कि इजराइल को समर्थन देकर कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और साथ ही ये भी कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं कर सकता हासिल। ये G7 में बैठे तमाम जो देशों के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें ईरान इजराइल जंग को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें G7 में तमाम देशों ने बयान दिया है कि इजराइल का समर्थन किया है और साथ ही इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार बताया है कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। और साथ ही आपको याद होगा कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि हमने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्यवाही में हमारे रिहायशी इलाकों पर लगातार वो बमबारी कर रहा है और हमें टारगेट कर रहा है, हमारे आम लोगों को टारगेट कर रहा है। और देखिए यही खबर अभी आ रही है कि G7 में जो तमाम देश है वो इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और अगर उसके ऊपर आत्मघाती हमला होता है तो इजराइल इसका पूर्ण तौर पर विरोध कर सकता है। और ये खबर G7 की बैठक से निकलकर सामने आ रही है, G7 के अंतर्राष्ट्रीय मंच से निकलकर सामने आ रही है और जिस पर सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन करते तमाम देश नजर आ रहे हैं और तमाम देश कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल का समर्थन करेंगे। और ऐसे में देखिए ये भी कह रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी सीधा संदेश है। G7 के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से ईरान को एक सीधा संदेश दिया गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। तो ऐसे में ईरान पाकिस्तान की आड़ में या पाकिस्तान ईरान की आड़ में जिस तरीके से इजराइल पर परमाणु हमले का गीदड़ भभकी दे रहा है वो फिलहाल बंद करे, क्योंकि G7 के मंच से ये कहा गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार रख ही नहीं सकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों इस ईरान में जिस तरीके से और इजराइल के बीच जो लड़ाई चली उसके बीच पाकिस्तान ने कहा कि ईरान को परमाणु सपोर्ट पाकिस्तान करेगा और जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हमले का इस्तेमाल भी करेंगे, परमाणु हमला भी करेंगे। और ईरान भी समर्थन में कह रहा था कि हम परमाणु हमला करेंगे। लेकिन ये देखिए G7 जो है ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इससे अगर खबर निकलकर ये सामने आती है और ईरान को सीधे तौर पर दो टूक कहा जाता है कि आप कभी भी परमाणु हथियार रख ही नहीं सकते। विशाल पांडे हमारे साथ संवाददाता इसी खबर पर G7 से सीधा जुड़ गए। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर G7 जैसे मंच से निकलकर खबर सामने आती है कि तमाम देश जो है वो इजराइल का समर्थन करेंगे और साथ ही एक दो टूक में ईरान को कहा गया कि परमाणु हथियार आप रख ही नहीं सकते। विशाल, बिल्कुल प्रीति, देखिए क्योंकि G7 जो शिखर सम्मेलन है, डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट आया था उसमें भी सबसे पहले यही कहा गया था कि ईरान के पास इसका कोई अधिकार नहीं कि वो परमाणु हथियार रखे और ईरान को एक डील करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान से डील की मांग करते रहे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए जो भी लोग वहां पर है। और इन सब के बाद G7 के लीडर्स की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह बात कही गई है कि ईरान को परमाणु रखने का अधिकार नहीं है, परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है। और इसके साथ ही साथ हालांकि ये तनाव कम करने की मांग जरूर कर रहे हैं G7 के जो लीडर्स हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि वो खुद की रक्षा करे। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि इजराइल का पूरा अधिकार है कि वो खुद को सुरक्षित रखे, खुद की सुरक्षा कर सके। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि ईरान जिस तरह से क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिस पर चिंता व्यक्त की गई है। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि गाजा को लेकर भी यहां पर सीज फायर की बात कही गई है। और ये देखा जाए तो कुल मिलाकर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, इस तनाव के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजिट को भी छोटा किया है। G7 शिखर सम्मेलन को बीच में छोड़कर ही वो अमेरिका वापस जा रहे हैं। और इस बयान से ठीक पहले ही जो ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया था उसमें यह कहा गया था कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तो सवाल ये
उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या ईरान पर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान गलती कर रहा है, ईरान डील नहीं कर रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है और इजराइल जिस तरह से ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है उससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पूरे इलाके को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई, चाहे जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें या फिर इजराइल की। कहा यह जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं तो उसके बाद क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे ईरान को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की बात कही है। तो क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस तनाव में बीच में आएगा या फिर तनाव कम करने का प्रयास करेगा, जिसके हालात, जिसके आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि तनाव कम हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने का जो पोस्ट किया उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका, ईरान। बिल्कुल विशाल, लेकिन देखिए परमाणु हथियार की यहाँ बात होती है और सीधे तौर पर इस बड़े मंच से ये कहा जाता है ईरान को कि परमाणु भाई तुम नहीं रख सकते। इससे पहले भी देखा होगा आपने कैसे पाकिस्तान ईरान का साथ देती है, उसने कहा कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो हम परमाणु हमला करेंगे। तो क्या ये खरी खरी है कि कोई भी देश सीधे तौर पर परमाणु चलाने की बात ना करे, परमाणु हथियार चलाने की बात ना करे, और ये मंच वो मौका देता है और ये इस मंच से ये बात निकलकर सामने आई है विशाल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि G7 के जो सदस्य देश हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख सोर्स बताया गया है और जिस तरह के हालात है उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ये ठहरा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, इजराइल को खुद की रक्षा और सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ G7 के देश इजराइल के साथ खड़े होते हुए एक तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस बयान का पूरे एक सार निकालें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो इस वक्त हालात है, इजराइल गाजा में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के साथ उसकी एक फ्रंट खुल चुका है, यमन में हुती के साथ लगातार उस तनाव में इजराइल रहता है। तो पश्चिम एशिया के हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की जो बात कही है उसके बाद से सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर कोई बड़ा कदम, कोई सख्त कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उठाने जा रहे हैं, ईरान की तरफ से कहा। ईरान को लेकर G7 का आया है बड़ा बयान। G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है, इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, G7 का कहना है। ऐसे में ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। G7 का ये बड़ा बयान आया है सामने। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस दौरान ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन से ईरान इजराइल के बीच भयंकर युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जो इलाके हैं इजराइल के भी, उस पर ईरान ने अटैक किया, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। तो ऐसे में अब G7 की तरफ से ये बयान पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि G7 का कहना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि ईरान को जो न्यूक्लियर समझौता है उस पर साइन कर देने चाहिए थे, तेहरान को तुरंत खाली करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, कनाडा में ही मौजूद है विशाल। G7 देशों की तरफ से क्या संदेश दिया जाता है, इस पर सभी की निगाहें थी और संदेश ये आता है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तब जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दे, जो आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि जो जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं वो यहाँ से तुरंत बाहर निकले। एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, शायद एक बड़ा संकेत यहाँ पर मिल रहा है विशाल। बिल्कुल, देखिए और डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत G7 लीडर्स के इस बयान से ठीक पहले दे दिए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, ईरान को डील करनी होगी और ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो आगे क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया कि तेहरान को तुरंत खाली किया जाए, जिसके बाद तेहरान की सड़कों पर एक लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है और तेहरान से लोगों के निकलने का सिलसिला भी जारी है। तमाम देशों ने अपने अपने नागरिक
नागरिकों को बाहर निकालने का काम भी तेहरान से शुरू कर दिया है। भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में तेहरान में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम G7 लीडर्स की बात करें, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और यह कहा गया है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। आत्मरक्षा करने के लिए इजराइल पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि तनाव कम करने की अपील जरूर की गई है, लेकिन यह तनाव कैसे कम होगा, G7 के लीडर्स की तरफ से, G7 के जो सदस्य देश हैं उनकी तरफ से इसकी कोई रूपरेखा यहां पर पेश नहीं की गई है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह जरूर कहा गया कि ईरान को डील करनी होगी, परमाणु समझौता करना होगा ईरान को, लेकिन ईरान उस पर तैयार नहीं है। और इजराइल का यह मानना है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता है, इससे इजराइल की सुरक्षा को लगातार भविष्य में खतरा बना रहेगा। और इसी को देखते हुए इजराइल ने सबसे पहले ईरान के जो तमाम सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था, जिसमें कुछ परमाणु ठिकाने भी बताए जा रहे थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया। और बीते कुछ दिनों से इजराइल और ईरान का तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्षेत्रीय अस्थिरता लगातार पश्चिम एशिया में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से तमाम और देशों की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी की गई है। अपने नागरिकों की तरफ से तुरंत तमाम इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है, सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब G7 के नेता एक मंच पर फोटो ऑप के लिए मौजूद थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो अपनी इस विजिट को छोटा कर रहे हैं और G7 को बीच में छोड़कर ही उन्हें वॉशिंगटन वापस जाना पड़ेगा। इसके मायने क्या हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का संकेत किस बात को लेकर है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर से कह रहे हैं कि ईरान को डील करना होगा, बातचीत की टेबल पर आना होगा, परमाणु का समझौता करना होगा और तमाम कार्यक्रमों से ईरान को दूर रहना होगा। लेकिन ईरान फिलहाल परमाणु कार्यक्रम से दूर रहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या जब वॉशिंगटन डीसी अब से थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे तो ईरान पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है और जिसकी वजह से पूरे पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, सभी भारतीय तुरंत तेहरान को छोड़ दें, तेहरान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, ईरान में सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। ये बड़ी जानकारी इंडिया इन ईरान, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट से ये साझा किया गया है पोस्ट। विशाल, इस पर यही मेरा पहला सवाल भी था आपसे कि इस प्रकार की जो एडवाइजरी है वो इंडिया इन ईरान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी भी की गई है। इसके पहले कल भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी और सभी को पहले से ये कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है। अभी जो भारतीय वहां पर हैं और संपर्क में नहीं है भारतीय दूतावास के, उनसे जल्द से जल्द ये अपील की जा रही है कि आप संपर्क में आए और अगर आपके पास कोई माध्यम है तो तेहरान कम से कम तुरंत छोड़ दें। बिल्कुल, देखिए ये अभी जो भारतीय दूतावास है ईरान में, तेहरान में, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जो इस वक्त तेहरान में हैं और जो एम्बेसी के संपर्क में नहीं है वो तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क स्थापित करें, जिसके लिए नंबर दिया गया है। और ये नंबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि तमाम जो भारत में उनके परिवारजन रह रहे हैं वो भी उनको लेकर चिंतित है, जिसके लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, +9890144557। इसके अलावा +989128109115 और इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक तेहरान छोड़कर जा सकते हैं अपने संसाधनों के माध्यम से, खुद के जरिए वो तेहरान छोड़कर शहर से किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, ऐसा भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइस किया गया है भारतीय नागरिकों को। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया था कि तेहरान को तुरंत खाली करना चाहिए, उसके बाद से तमाम देशों की तरफ से अब अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी दी जा रही है कि वो तेहरान को जल्द से जल्द खाली कर दे, सुरक्षित स्थान पर जाए। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस पूरी लड़ाई में सीन में आने वाला है? क्योंकि हमने देखा था जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान सामने आया था कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है और ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाए। लेकिन अब जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, ईरान लगातार इजराइल जो भी हमले कर रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जब G7 को छोड़कर यहाँ केनेस्किस से जहां पर हम मौजूद हैं, कैलगरी को जब यहाँ से वो G7 को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, साथ ही तेहरान को छोड़ने की बातें होती हैं और अब इंडिया एंड तेहरान की तरफ से भी एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। वॉशिंगटन जाकर क्या फैसला लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इस पर नजर रहेगी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच लगातार जारी है।
बोइंग के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की भी टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। और इन सब के बीच अब एयर इंडिया को लेकर पूर्व कर्मचारी ने, एयर इंडिया की ही ये पूर्व कर्मचारी हैं, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है जिसमें एयर इंडिया की तकनीकी टीम, टॉप लेवल अधिकारी और कंपनी में गुटबाजी तक शामिल है। आज फिर एयर इंडिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल इंजन में खराबी के चलते कोलकाता में इस विमान को रोक दिया गया, यात्रियों को विमान से बाहर उतार दिया गया और विमान ने, आपको बता दें, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच में ही तकनीकी खराबी आ गई तो कोलकाता में इसकी लैंडिंग करा दी गई। बताया गया कि इंजन में कोई फॉल्ट है, इसकी वजह से इसकी कोलकाता में लैंडिंग हुई है। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं और अभी जो पूरी मरम्मत का कार्य है अभी कोलकाता में ही रनवे पर चल रहा है। और एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी आने की वजह आखिर है क्या, इसे लेकर एयर इंडिया के पूर्व डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने जो दावे किए हैं उसको आपको सुनना जरूरी है। मैं जो लास्ट जो काम करती थी फ्लाइट सेफ्टी में, यही हमारा काम था कि हम जांच करें कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट क्यों होता है। और एयर इंडिया छोड़ने के बाद एक संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ जिसके साथ मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस वाले पायलट, हर फ्लीट के पायलट हैं, जो हम बच्चों को भी गाइडेंस देते हैं CPL की पढ़ाई के लिए। और ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसमें से हमें देख के जो समझ में आ रहा है कि अगर ये चीज़ सही है, अगर मतलब करेक्ट सोर्स से आया है कि अगर पायलट ने बोला है कि नो थ्रस्ट अनेबल टू लिफ्ट, तो पायलट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और ऊपर से अगर जो हमारे लोन सर्वाइवर है, उन्होंने जब बोला कि हाँ एक इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स ऑन हो गई थी, वो भी बताता है कि जनरेटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, जिसके कारण इंजन में प्रॉब्लम होने से वो जनरेटर्स बंद हो गए थे। इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आगे हमें वेट करना पड़ेगा DFDR डिकोडिंग का और CVR रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कि हम निश्चित होकर बोल पाए कि क्या हुआ है। और अभी ये जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है, ये चला जाता है सीधा AAIB के पास, तो उनसे ही जो इन्फॉर्मेशन आएगा वही ऑथेंटिक आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर दोनों इंजन, ये प्लेन तो है एक मशीन, और आज के दिन में पूरे विश्व में बहुत एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ रहे हैं जो 2 इंजन पे बहुत सारी पैसेंजर्स लेके, लेकिन 2 इंजन साथ में फेल हो जाना, एक मशीन का फेल हो जाना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल की तरफ ही जाता है। नहीं तो हम जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, वो सब को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि ये किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसके पीछे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था। देखिए, जब तक मैं थी और जो मैंने उसके अंदर देखा है कि अभी तक हमारा विमान मेंटेन किया जाता था AIESL की तरफ से, जो एयर इंडिया का ही एक पार्ट था। उनमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स होते हैं, और जब से ये सारे विमान एयर इंडिया में आए हैं तब से वो उनकी देखभाल या उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब टाटा मैनेजमेंट आने के बाद उन्होंने अपना वो बनाने का अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाने का सोचा, जिसमें से उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इंजीनियर्स या काफ़ी सारे लोगों को लिए जो स्पाइस जेट जैसी संस्था से होते हैं या अलग अलग जगह से आए हैं। एक तो इनके बीच एक बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं कि कोई एक स्पाइस जेट का ग्रुप है, एक एयर एशिया का ग्रुप है, एक विस्तारा का ग्रुप है। उसके ऊपर से जो सबसे क्वालिफाइड लोग थे उनसे उन्होंने मेंटेनेंस ले लिया है। अब कुछ बाहर की कंपनीज को भी, जैसे टर्किश टेक्निक हो गया, उनको मेंटेनेंस सौंपा गया है, मेजर मेंटेनेंस कुछ जगह से सौंपा गया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता ही है कि आफ्टर थॉट एक आता ही है कि जब इतने सालों से जब एयर इंडिया की जो AIESL जब सर्विसिंग मेंटेनेंस कर रहा था, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो अब जाके क्यों हुआ जब उन्होंने दूसरा लोगों को बाहर से लेना शुरू किया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि मर्जर होने के बाद एक तो लोगों में ये चीज़ आ गया है कि कौन बैठेगा कितनी ऊंची पोजीशन पे।
ये एक लड़ाई तो चल ही रही है। उसके ऊपर से जैसे इंजीनियरिंग में भाग हुए हैं वैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी ये ग्रुप्स बन गए हैं कि एक ग्रुप है जो पुराने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ है, कुछ विस्तारा के एम्प्लॉयज़ है, कुछ एयर एशिया के एम्प्लॉयज़ है। अब देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एक एयरलाइन का, जो DGCA मैंडेट करता है कि हाँ कुछ पोस्ट होल्डर्स होना चाहिए जो अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अकाउंटेबल है लेकिन डिसीजन लेने वाले कोई लोग और है। बहुत लोग बाहर से लेके आए गए हैं जिनको इतना बड़ा संस्थान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए क्वालिफिकेशन बोला जाए तो जो क्वालिफिकेशन अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो करेंगे तो फिर उस पोस्ट में नहीं बैठेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस का एक वैल्यू होता है। जैसे हम लोग जो पायलट्स होते हैं, CPL होल्डर्स होते हैं, सबके पास 200 घंटा होता है जब जाके उनको CPL मिला है, लेकिन फिर फ्लाइंग जब करना शुरू करते हैं तो किसी के पास 1000 घंटे होते हैं, किसी के पास 2000 घंटे होते हैं। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो अगर ऊंचे पद में जो लोगों के एक्सपीरियंस कम है उनको बिठाया जाए तो बहुत डिसीजंस गलत लिए जा सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी। जैसे एक पायलट अगर फ्लाई किया है, वो अबू धाबी से बॉम्बे फ्लाई किया है, बॉम्बे से कलकत्ता फ्लाई किया है, कलकत्ता में 3 घंटा रुका है एयरपोर्ट पे, फिर वो एज अ पैसेंजर दिल्ली गया है, तो ऑलमोस्ट 16 घंटे के करीब वो ड्यूटी पे था। अब अगर आपका संस्थान सेफ्टी के तरफ इतना कंसर्न है तो ऐसा प्लानिंग ही क्यों करेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।